हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेबीडी सर। आप सभी लोग सही होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फिट होंगे। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। हम लोगों ने अकाउंट्स में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स नाम से एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग अकाउंट्स का बेसिक जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, गैप क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, इन शॉर्ट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। इसके अलावा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ चुका है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, ड्यूल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग और अक्रूवल प्रिंसिपल। बाकी के जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए ध्यान देंगे, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के रिमेनिंग पार्ट है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म एक्सेट्रा। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज कॉस्ट कंसेप्ट। क्लियर बात? ध्यान देंगे सभी लोग, कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल से ज्यादा क्लियरिटी आएगी। किसी भी चीज को समझने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसके एग्जांपल से अपन को चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, वहां पे कोई भी डाउट नहीं रहता है। ध्यान देना, मुझे एक कार परचेस करनी है, फॉर एग्जाम्पल ऑडी परचेस करनी है, पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऑडी नहीं मिलती। तो मैंने बाहर की कंट्री से कार बुक करवाई। तो बाहर वाले जो लोग थे उन्होंने मुझसे कहा कि सर ऑडी जो कार है वो 45 लाख की है। मैंने कहा ठीक है। मैंने इमीडिएटली मेरे अकाउंट से वो पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कार बुक हो गई भैया। सपोज करो जर्मनी से मंगवा रहा हूं, तो जर्मनी से कार चल के तो आएगी नहीं, ना उड़ के आएगी। उन्होंने कहा सर इसको शिपिंग करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा कितना खर्चा आएगा, उन्होंने बोला सर 2 लाख रुपए खर्चा आएगा। मैंने 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। 45 लाख रुपए तो मैंने किसको दिए भैया? शोरूम वालों को। 2 लाख रुपए मैं किसके दे रहा हूं? शिपिंग के, ट्रांसपोर्टेशन के। चलिए अब ध्यान देना सभी लोग, 45 लाख रुपए तो मैंने कार के लिए पे करे, 2 लाख रुपए मैंने शिपिंग के लिए एक्सपेंस कर दिए। अब कार जर्मनी से इंडिया में आ गई। बाहर की चीज इंडिया में आ रही है, इसे एक वर्ड में बोलते हैं इंपोर्ट। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। तो इस पे टैक्स लगता है, इसे बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी। क्लियर बात है? चलो ध्यान देना। तो इंपोर्ट ड्यूटी हमने सपोज करो टैक्स पे किया 2 लाख रुपए। अब भैया हमारे पास कार आ गई, पर फॉरेन की कार है, इंडिया में आई है, तो इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका इंश्योरेंस होगा, रोड टैक्स लगेंगे, पॉल्यूशन होगा और भी काफी सारी फॉर्मेलिटीज होगी। तो इन सब फॉर्मेलिटीज में सपोज करो 1 लाख रुपए खर्च हो गए और अब फाइनली कार मेरे पास आ गई और अब मैं उसको चला सकता हूं, वो रेडी टू यूज है। अब मुझे आंसर देंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास जो कार है इसकी कॉस्ट क्या है या ये कार कितने की पड़ी, तो मेरे हिसाब से आप आंसर दोगे 45 लाख तो हमने शोरूम वालों को दिए, 2 लाख ट्रांसपोर्टेशन में दिए, 2 लाख टैक्स दिया, 1 लाख रजिस्ट्रेशन, तो ओवरऑल मेरा खर्चा बढ़ गया 50 लाख। तो हम किसी भी पर्सन को हमारी कार की कॉस्ट या वैल्यू बताने वाले हैं 50 लाख रुपए। क्या बताने वाले हैं? 50 लाख रुपए। तो इसे ही बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट कंसेप्ट। किसी भी चीज को एक्वायर करने के लिए हमने जो खर्चे किए और उसे पुट टू यूज करने के लिए जो भी खर्चे किए वो सब उसकी कॉस्ट में कंसिडर किए जाते हैं। यानी कि असेट्स को परचेस करने से लेके पुट टू यूज करने तक का जितना भी खर्चा होगा वो सारी हमारी कॉस्ट मानी जाएगी और यही कॉस्ट आने वाले साल में इस असेट्स की अकाउंटिंग का बेस बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना। तो पहले तो कॉस्ट समझो, कॉस्ट क्या होती है? किसी भी चीज को एक्वायर किया तो उसकी परचेस प्राइस थी और उसे पुट टू यूज करने तक, मतलब उसे प्रेजेंट कंडीशन और प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए जितने भी खर्चे करते हैं वो भी कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। तो इसे बोला जाएगा कॉस्ट। क्या बोला जाएगा इसको? कॉस्ट। अब ध्यान देना, यही कॉस्ट आने वाले साल में असेट्स की अकाउंटिंग का क्या बनती है? बेस बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर असेट्स की अकाउंटिंग क्या होती है? अरे भैया असेट्स को हम रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे,
यूज करने की वजह से जो उसकी एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एफिशिएंसी कम होना हमारे लिए लॉस की बात है, और अकाउंट्स में इस लॉस को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएशन। तो भैया असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए हमें उसकी कॉस्ट पता होना चाहिए। क्लियर बात है, ध्यान देना सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कॉस्ट कंसेप्ट का बेसिक नॉलेज नहीं है, अब आपसे बोला गया फॉर एग्जांपल कि डेप्रिसिएशन की रेट 10% है, अगर आपको कॉस्ट कंसेप्ट नहीं मालूम तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, भैया हमने तो 45 लाख रुपए की कार ली थी, इसका 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, तो शायद कितना आता है, 4.5 लाख रुपए। पर जिन लोगों को कॉस्ट कंसेप्ट की नॉलेज है वो 50 लाख मानेंगे और 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5 लाख रुपए। यानी कि मैंने अभी बताया डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, लॉस। लॉस का मतलब क्या है, एक्सपेंस। अब मेरी बात ध्यान देना, अगर हम हमारी बुक में एक्सपेंस दिखा रहे हैं 4.5 लाख और एक्सपेंस दिखा रहे हैं 5 लाख, तो हमें किस में बेनिफिट है, तो मोस्टली लोग सोचेंगे सर खर्चा तो कम होना चाहिए ना, तो हम 4.5 लाख रुपए दिखाएं। पर नहीं, रियल लाइफ में खर्चे कम होने चाहिए, पर बुक के अंदर उल्टा है। बुक में हम चाहते हैं हमारे एक्सपेंस ज्यादा से ज्यादा शो हो और इनकम कम से कम शो हो। सर ऐसा क्यों? अरे भैया जब एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और इनकम कम होगी तो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट जो होगा कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो मुझे टैक्स भी कम देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। क्या बोलते हैं? टैक्स प्लानिंग। टैक्स को सेव करने के लिए हमें बुक्स में एक्सपेंसेस को ज्यादा शो करना पड़ता है। तो अब मुझे बताओ कि हमारा बेनिफिट किसमें, एक्सपेंस ज्यादा शो करने में, एक्सपेंस कम शो करने में? तो आंसर आएगा ज्यादा शो करने में। तो जिनको कॉस्ट कंसेप्ट की नॉलेज नहीं थी तो उन्होंने 4.5 लाख रुपए का एक्सपेंस शो करा, पर जिनको कॉस्ट कंसेप्ट की नॉलेज थी उन्होंने 5 लाख शो किया। तो ध्यान देना बेनिफिट किसको मिलने वाला है, 5 लाख वाले को। ध्यान देना, इसलिए किसी भी अकाउंटेंट को कॉस्ट कंसेप्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स प्लानिंग। यानी कि हम खर्चे जितने ज्यादा दिखाएंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल क्यों होगा? क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा होंगे तो इनकम कम आएगी, इनकम कम आएगी तो हमारा टैक्स भी कम लगेगा। अब वापस से ध्यान देना, किसी भी एसेट्स को खरीदने से लेके यूज करने तक का जितना भी खर्चा होता है उसे बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट। और यही कहलाता है कॉस्ट कंसेप्ट, और यही कॉस्ट आने वाले साल में एसेट्स के अकाउंटिंग का बेस बनती है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हुआ होगा। बोलो यस और नो। चलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का एक और नाम होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। ध्यान देना, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का ही एक और नाम होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं RR, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। सिंपल सी बात है, इस वर्ड का मतलब समझो। रेवेन्यू मतलब इनकम, रिकॉग्नाइजेशन मतलब आइडेंटिफिकेशन। मतलब इनकम को कब आइडेंटिफाई करें? मोस्ट इंपॉर्टेंट सर आइडेंटिफाई क्यों करें? अरे भाई जब इनकम को आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बोलो ये सुन लो भाई, जब तक आप इनकम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमारी इनकम हो गई तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यानी कि इनकम को बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल यही बताता है कि व्हेन टू रिकॉर्ड इनकम। इन शॉर्ट एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन बोलता है व्हेन टू रिकॉर्ड इनकम, यानी कि इनकम को कब रिकॉर्ड करना चाहिए। सिंपल सी बात। तो ध्यान देना, इनकम कब होगी? बहुत ही सिंपल सी बात। बिजनेस में क्या होता है? दो चीज होती है, परचेज और सेल। परचेज और सेल। परचेज करेंगे पैसा जाएगा, एक्सपेंस है। सेल करेंगे पैसा आएगा, वो हमारी क्या है? इनकम। हम पढ़ चुके अकाउंट्स में 4 चीज 2 काम। अकाउंट्स में 4 चीज और 2 काम। 4 चीजें कौन कौन सी होती है? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस, 2 काम। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। पैसा आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस, राइट है तो असेट्स और पे करना है तो लायबिलिटीज। क्लियर बात है। जिनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रीवियस लेक्चर्स को पढ़ें, ध्यान से देखें, ताकि उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलो ध्यान देना सभी लोग, अकाउंट्स में 4 चीज होती है। 4 चीज कौन कौन सी? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस, और 2 काम, डेबिट और क्रेडिट। तो बात यारी व्हेन टू रिकॉर्ड इनकम। इनकम कब होगी? परचेज करेंगे, सेल करेंगे, तो आंसर आएगा जब सेल करेंगे। पर सपोज करो कोई पर्सन परचेज सेल नहीं कर रहा है तो उसके पास इनकम के तरीके और भी होंगे। सर और कौन से तरीके होंगे? सपोज करो कोई जॉब करता है तो क्या मिलेगी? सैलरी।
किसने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो क्या मिलेगा, रेंट। कोई कमीशन बेसिस पे काम करता है तो क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। किसी ने कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि ओवरऑल इन सबको मैं एक वर्ड में लिख देता हूं, अदर इनकम। क्या लिख देता हूं, अदर इनकम। मतलब परचेस सेल होगी तो वहां पे इनकम होगी सेल, और सेल के अलावा जो इनकम बच गई उन्हें क्या बोलेंगे, अदर इनकम। अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल एक सिंपल सी बात बोलता है, व्हेन टू रिकॉर्ड इनकम। व्हेन टू रिकॉर्ड इनकम, इनकम कब रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो सेल के केस में रिकॉर्ड कब करेंगे, जब चीज सेलर से ट्रांसफर होके बायर के पास चली जाए। अरे भाई सेल कब मानते हैं, जब चीज सेलर से ट्रांसफर होके किसके पास जाए, बायर के पास। यानी कि चीज सेलर से ट्रांसफर होके बायर के पास चली गई, सेल मान लो, और सेल माल के बुक्स में इनकम रिकॉर्ड कर लो। दूसरी चीज अदर इनकम। अदर इनकम को रिकॉर्ड करना है ड्यू बेसिस पर, यानी कि अक्रूवल बेसिस पर। और अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है, ड्यू बेसिस का मतलब होता है आपने इनकम अर्न कर ली, रिकॉर्ड कर लो, रिस्पेक्टिव इनकम मिली या नहीं मिली। और जिनको डिटेल में देखना है तो प्रीवियस लेक्चर को देखिए, वहां पे मैंने अक्रूवल प्रिंसिपल बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो ध्यान देना। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन यानी कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है व्हेन टू रिकॉर्ड इनकम, तो दो केस बनेंगे, सेल के केस में कब रिकॉर्ड करनी है, अदर इनकम के केस में कब रिकॉर्ड करनी है। तो सेल के केस में जब चीज सेलर से ट्रांसफर होकर बायर के पास जाए रिकॉर्ड कर दो, अदर केस में जब इनकम ड्यू हो जाए रिकॉर्ड कर लो। क्लियर बात है, आई होप आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हुआ होगा। वापस से रिवाइज करते हैं, ध्यान देना सभी लोग। कॉस्ट कंसेप्ट, असेट्स को परचेस करने से लेकर यूज करने तक जितने भी खर्च होते हैं वो सब असेट्स की कॉस्ट में कंसीडर किए जाएंगे, उन्हें बोला जाएगा कॉस्ट कंसेप्ट। क्या बोलेंगे उसको, कॉस्ट कंसेप्ट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने एक मशीनरी परचेस की 40,000 रुपए की, 5,000 का खर्चा हो गया इंस्टॉलेशन, तो मैं कॉस्ट कितनी बताऊंगा, 45 लाख। क्लियर बात है, तो इस चीज को विशेष ध्यान देना। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपसे कॉस्ट पूछी जा सकती है। उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का एक और नाम क्या है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, व्हेन टू रिकॉर्ड इनकम, इनकम को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, तो दो केस बनेंगे। सेल के केस में इनकम रिकॉर्ड करनी है जब चीज सेलर से ट्रांसफर होकर बायर के पास जाए, और अदर इनकम के केस में रिकॉर्ड करना है जब इनकम ड्यू हो जाए। ड्यू और अक्रूवल बेसिस का मतलब है इनकम अर्न कर ली तो रिकॉर्ड कर लो, इररिस्पेक्टिव इनकम मिली या नहीं मिली। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, बोलो यस और नो। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे सभी लोग। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते अपन लोग। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का एक नाम होता है प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म का ही एक नाम होता है प्रूडेंस। अब कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का हिंदी में होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब ऐसी सोच जो हमेशा फ्यूचर को लेके डर में रहते हैं, फ्यूचर को लेके हमेशा डरे हुए रहते हैं। भाई अपन लोग क्या होते हैं, फ्यूचर में अगर हमें इनकम होने वाली है, प्रॉफिट होने वाला है, तो हमें कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास रहेंगे। पर हमें पता है फ्यूचर में लॉस होने वाला है, कोई एक्सपेंस होने वाला है, तो हमें बड़ी टेंशन होती है। हम उसके लिए पहले से क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इसी थॉट पे, इसी बिलीफ पर बेस्ड है कि भैया पीपल आर कंजर्वेटिज्म, वो फ्यूचर में लॉसेस के लिए बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमेशा प्रेशर रहता है कि रिजल्ट क्या होगा यार, मार्क्स कितने आएंगे, कहीं कम आ गए मार्क्स, फेल हो गए तो, पास हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, के लिए पता है, बट फेल नहीं होने चाहिए, मार्क्स कम नहीं आने चाहिए, बड़ी टेंशन रहती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सी बात। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको इग्नोर कर दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं हो, तो अच्छी बात है। पर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, कोई एक्सपेंस होने वाला है, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करो। क्या करो, पहले से ही प्रिपरेशन करो। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक साइकिल परचेस करनी है, आप लोगों को क्या परचेस करनी है, साइकिल। अगर आपके पास ऑप्शन, आप पैसा पड़ा है तो टेंशन नहीं है, परचेस कर लोगे। पर सपोज करो किसी के पास पैसा नहीं है, उसे पापा हर महीने 100 रुपए देते हैं और साइकिल आती है 1500 रुपए की, तो वो क्या करेगा, उन 100 रुपए को सेव करेगा हर महीने, और कितने महीने में पैसा कलेक्ट होगा, 15 महीने में, और 15 महीने बाद वो साइकिल परचेस कर लेगा। उसको पता था फ्यूचर में खर्चा होगा, खर्चे के लिए पैसे आने चाहिए, तो पैसा कहां से आए, तो पहले से पैसे क्या कर रहा है भैया, सेव कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। इसे बोलते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। उसकी थॉट कंजर्वेटिज्म थी, उसको पता था फ्यूचर में खर्चा होगा, तो पहले से क्या कर रहा है, वो प्रिपरेशन कर रहा है। क्लियर बात है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने महाभारत देखी होगी शायद, तो महाभारत में क्या था, जब पांडवों को वनवास मिला था, पांडवों को क्या मिला था, वनवास मिला था, तो भैया उनको एक बार लाक्षागृह में रहना पड़ा था। लाक्षागृह जो था वो लाख का बना होता है, लाख की चूड़ी आती है ना,
तो लाख के बने हुए महल में उनको रुकना पड़ा। और जनरली लाख जो है आग को जल्दी पकड़ लेती है। जब ये बात पांडवों को पता चला कि हम तो लाख के महल में रह रहे हैं, लाक्षागृह में रह रहे हैं, तो उनको पता था उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। तो उन्होंने पहले क्या करा, एक सुरंग खोदना स्टार्ट कर दिया। और फिर क्या हुआ, एक दिन उस महल में आग लगवा दी कौरवों ने। तो पांडवों ने पहले ही प्रिपरेशन कर ली थी सुरंग बना के, और वो लोग उसमें से बच गए और निकल गए। पर सपोज करो वो पहले से प्रिपरेशन नहीं करते तो क्या होता, उनका सुपड़ा साफ हो जाता, तबाह हो जाते। इस वजह से ये उनकी कौन सी सोच थी, कंजर्वेटिज्म थॉट्स। यानी कि ये प्रिंसिपल बोलता है अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, कोई एक्सपेंस होने वाला है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट हम उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। क्या हो सकता है, उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। क्लियर बात है। और प्रिपेयर होने का मतलब क्या है कि हम पहले से क्या करें, उसके लिए सेविंग्स करें। क्लियर बात है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मूवी देखी होगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, सलमान खान अक्षय कुमार की मूवी थी। ध्यान देना, सलमान खान की जॉब गोवा में होती है। कौन सी जगह, गोवा में। अब नाम को सुन के ज्यादा मन में माहौल मत बनने देना। क्लियर बात है, ध्यान दो सभी लोग। गोवा में सलमान खान की जॉब थी और वो जॉब करता है, पर उसके बाद कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसने 3 गुल्लक बनाई थी। आई होप आपको याद आ रहा होगा। एक तो उसको दादी माँ की आंख का ऑपरेशन करवाना था। क्लियर बात है। और एक उसे बहन की शादी करवानी थी। और तीसरा भगवान के लिए। ध्यान देना, सलमान खान जो था गोवा में जॉब करता था और उसके बाद 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक तो उसे अपनी दादी माँ की आंख का ऑपरेशन करवाना था, बहन की शादी करवानी थी। क्लियर बात है। इसलिए उसने 3 गुल्लक बनाई। अब गुल्लक क्यों बनाई, अगर उसको अनाप शनाप पैसा होता तो उसे पैसा इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसको पता है मेरे पास पैसा नहीं है और फ्यूचर में खर्चे होंगे, सर्टेन है, तो उनके लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहा है। एक गुल्लक बनाई जिसमें ऑपरेशन के पैसे इकट्ठे कर रहा है, एक गुल्लक बनाई जिसमें बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, और इन सब के लिए कौन देगा, भगवान। तो भगवान को रिश्वत के लिए वो पैसे दे रहा है, गुल्लक बना रहा है। क्लियर बात है। तो डेली लाइफ में तो इसको बोल देते हैं गुल्लक, पिगी मनी बोल देते हैं। क्लियर बात है। पर अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं प्रोविजन एंड रिजर्व। क्या बोलते हैं, प्रोविजन एंड रिजर्व। यानी कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट हम उसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम पैसा साइड में इकट्ठा कर सकते हैं, और उन गुल्लक को अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है प्रोविजन एंड रिजर्व। क्लियर बात है। तो अब आइए, अब अपन डिटेल में समझते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है, तो प्रेजेंट में उसे रिकॉर्ड करो। प्रेजेंट में उसे क्या करो, रिकॉर्ड। बट फ्यूचर में प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इज इट क्लियर, बोलो यस और नो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल वी रिकॉर्ड फ्यूचर लॉसेस और फ्यूचर इनकम। तो आंसर आएगा फ्यूचर लॉसेस। वी रिकॉर्ड फ्यूचर एक्सपेंस, फ्यूचर इनकम। तो आंसर आएगा फ्यूचर एक्सपेंस। क्लियर बात है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, ड्यू टू दिस प्रिंसिपल वी मेक प्रोविजंस। एग्जाम में क्वेश्चन आया, हम लोग प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन मतलब गुल्लक, ड्यू टू विच प्रिंसिपल। तो आंसर दिया ना प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, क्योंकि हम फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए पैसा क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। क्लियर मतलब प्रोविजन जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं फॉर सर्टेन पर्पस, फॉर सर्टेन पर्पस। और ऐसे पर्पस जो फ्यूचर में होने वाले हैं, ऐसे सर्टेन पर्पस जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उनके लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोविजन। तो प्रोविजन कुछ नहीं है, गुल्लक है जो फ्यूचर में होने वाले सर्टेन एक्सपेंसेस के लिए बनाई गई है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, हमने बनाया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। क्या होता है बात की बात, अभी सिर्फ समझो। क्वेश्चन आया, हमने बनाया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ड्यू टू विच प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म। हमने बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ड्यू टू विच प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म। हमने बनाया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट विच प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म। हमने बनाया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन विच प्रिंसिपल, प्रूडेंस। क्लियर बात है। तो ध्यान देना, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल वी प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करते हैं, तो आंसर आएगा प्रोविजन। क्लियर बात है। चलिए ध्यान देना, इसी प्रिंसिपल की वजह से स्टॉक की वैल्यू की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में क्वेश्चन आया स्टॉक की वैल्यू कैसे करते हैं, तो स्टॉक की वैल्यू करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। अभी समझाऊंगा, अभी सिर्फ समझे, अभी डिटेल में समझेंगे, उससे पहले सिर्फ आपको अभी सुनना है मुझे। स्टॉक की वैल्यू कैसे करते हैं, कॉस्ट
और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। कॉस्ट क्या है वो हम पढ़ चुके कॉस्ट कंसेप्ट में, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी क्या वो भी समझेंगे। क्लियर बात है। ध्यान देना एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टॉक की वैल्यू किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आंसर आएगा कंजर्वेटिज्म। कैसे करते हैं, तो आंसर दिया ना कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। क्लियर बात है। अब क्यों ऐसा हुआ तो उसको अब डिटेल में समझेंगे। ध्यान देना सभी लोग। सपोज करो मैंने कोई गुड्स परचेस किए जिनकी कॉस्ट है 1000 रुपए। कितनी कॉस्ट है? 1000 रुपए। उसमें से सेल हो गए 800 रुपए के, तो कितने की कॉस्ट के माल बच गए? 200 रुपए के। और जो बच गया उसे बोलते क्लोजिंग स्टॉक, ये इसकी कॉस्ट है। अब ध्यान दो ये माल इस साल बच गया। सपोज करो 2021 की बात है, 2021 में 1000 रुपए का माल था, इसमें से 800 रुपए का माल बिक गया। कितने का बच गया? 200 रुपए का। अब भैया जो माल बच गया उसे हम नेक्स्ट ईयर में सेल करेंगे, बोलो ये सुन लो। बिल्कुल करेंगे डेफिनेटली। तो नेक्स्ट ईयर में सेल करेंगे तो अकाउंटेंट जो है उसकी वैल्यूएशन करता है कि नेक्स्ट ईयर में कितने में सेल होगा। बोलो सर ऐसे कैसे वैल्यूएशन कर सकता है अकाउंटेंट? अरे भाई आप लोग पढ़ाई करो तो आप खुद का वैल्यूएशन कर सकते हो ना, कि आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स आने चाहिए। आपको इतने कम पीरियड में आप अपने मार्क्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो, जज कर लेते हो, तो सोचो अकाउंटेंट तो कितना इंटेलिजेंट होता है, चार्टेड अकाउंटेंट कितना एक्सपीरियंस बंदा होता है, कितना नॉलेजेबल पर्सन होता है। तो मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए वो स्टॉक का वैल्यूएशन करता है कि फ्यूचर में मतलब 2022 के अंदर मेरा स्टॉक सपोज करो इतने में सेल होगा। वैल्यू तो हो रही है 2021 में, वैल्यू कब हो रही है? 2021 में। पर वो ये वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है 2021 में कि ये माल 2022 में कितने में बिकेगा। तो कितने में बिकेगा तो वो बोलेंगे सेलिंग वैल्यू, पर अभी बिका नहीं, बिकेगा तो उसे बोलेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग वैल्यू। क्लियर बात। सपोज करो उसने एस्टिमेट किया कि 250 में बिकेगा, और उसने ये भी सोचा कि इसे बेचने के लिए मुझे फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो भैया सेल करने के लिए फ्यूचर में एक्सपेंस करेगा, तो सेलिंग एक्सपेंस कौन से? एस्टिमेटेड। सपोज करो से किसी को ब्रोकरेज देनी पड़ी। अब बात आती है फ्यूचर में बेचने पे मिला 250 रुपए, फ्यूचर में खर्चा होगा 30 रुपए, तो नेट मुझे कितना पैसा रियलाइज होगा उसे बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू 220। क्लियर बात है। अब ध्यान देना स्टॉक की वैल्यू करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लेस। कॉस्ट हमारी कितनी? 200 रुपए। फ्यूचर में बेचने पे कितना मिलेगा? 220। तो वैल्यू किस पे करनी है? जो कम है, तो कम कितना है? 200 रुपए। अब बात करें सर कम पे वैल्यू क्यों कर रहे हैं? अरे भाई 200 रुपए का माल फ्यूचर में कितने पे बिकने वाला है भैया? 220 पर। मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है? प्रॉफिट। और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है फ्यूचर प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना। वो किसको रिकॉर्ड करने की बात करता है? लॉस को। इसलिए हम वैल्यू किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कम पे। सपोज करो फ्यूचर में बेचने पे सपोज करना मुझे मिलता 180 रुपए, तो मैं स्टॉक की वैल्यू कितने पे करता? 180 पर, क्योंकि भैया फ्यूचर में 20 रुपए का लॉस होने वाला है, फ्यूचर वाले लॉसेस को प्रेजेंट में रिकॉर्ड करना है, इसलिए मैं उसे कितने पे रिकॉर्ड करता? 180 पर। क्लियर बात है। तो शायद आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हुआ होगा। तो वापस समझेंगे एक बार कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और एग्जाम में कई बार इसमें जो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। पहला क्वेश्चन कंजर्वेटिज्म का एक को नाम प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फ्यूचर में लॉस और एक्सपेंस को प्रेजेंट में रिकॉर्ड करो, बट फ्यूचर में वाली इनकम और प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड मत करो। दूसरी बात, इस प्रिंसिपल की वजह से हम लोग क्या बनाते हैं? सारे प्रोविजन। क्या बनाते हैं? सारे प्रोविजन। तीसरी बात, इस प्रिंसिपल की वजह से किसकी वैल्यूएशन होती है? स्टॉक की वैल्यूएशन। और उसका एक को नाम है इन्वेंट्री। स्टॉक का एक नाम क्या है? इन्वेंट्री। तो ध्यान देना स्टॉक का वैल्यूएशन किस प्रिंसिपल की वजह से? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की वजह से। और कैसे होता है? तो आंसर दिया ना कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लेस। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लेस। क्लियर बात है। और ध्यान देना अगर कई बार ये भी पूछ लेता है कि कॉस्ट स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लेस, वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करते हैं? तो ध्यान देना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिवाइज्ड।
स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, इसके लिए अकाउंटिंग में एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिवाइज। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पुट किया जाता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी एएस के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आंसर होगा एएस 2 रिवाइज। पर किस प्रिंसिपल की वजह से करते हैं, तो कंजर्वेटिज्म। और कैसे करते हैं, तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। क्लियर बात है। आई होप आपको प्रिंसिपल क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली उसका आंसर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं हम लोग, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर, ध्यान देना, नाम से पता चल रहा है फुल डिस्क्लोजर, सारी चीजें डिस्क्लोज करो। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ध्यान दे। मेरी मोबाइल की शॉप है, काई की शॉप है, मोबाइल की, और वो भी मैं सेकेंड हैंड मोबाइल परचेस करता हूं, सेल करता हूं, सेकेंड हैंड मोबाइल परचेस करता हूं और सेल करता हूं। पर मैंने खुद के लिए एक ब्रांड न्यू फोन परचेस किया, सोनी का, सोनी एक्सपीरिया मैंने परचेस किया, सपोज करो 25,000 का। 8-10 दिन चलाया मैंने, एक दिन वो हीट करने लग गया, तो मुझे लगा कि उसको फीवर हो गया, तो मैंने उसे रात भर पानी की बाल्टी में छोड़ दिया। भाई कई बार फीवर होता है तो मम्मी अपने पट्टी लगाती है ना ठंडे पानी की, ताकि बच्चों को फीवर उतर जाए। तो मुझे भी लगा मेरे फोन को फीवर आ गया, तो मैंने पानी की बाल्टी में डाल दिया और सुबह उठकर देखा था फोन का सुपड़ा साफ। मैं फोन को उठाया और दौड़ा दौड़ा भगा, कहाँ, सर्विस सेंटर। मैंने कहा भैया देखना मेरे फोन को क्या हो गया। उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला सर फोन तो गया, सुपड़ा साफ हो गया। मैंने कहा देखो भैया कुछ भी करो इस फोन को सही कर दो। उन्होंने बोला सर नहीं हो सकता। मैंने कहा कोई तो जुगाड़ करो। मैंने कहा इंडिया में कुछ चले ना चले पर जुगाड़ जरूर चलती है। सर्विस सेंटर ने जैसे तैसे कुछ जुगाड़ किया, फोन को चालू कर दिया। और उसने कहा कि सर मैक्सिमम ये 2-3 महीने चल पाएगा। तो मैंने कहा इतना तो बहुत है भाई। क्यों? क्योंकि मेरी शॉप किसकी, सेकेंड हैंड मोबाइल की। मैं फटाफट घर पे गया, मोबाइल में क्रीम पाउडर लगाया, उसको चमकाया और डिस्प्ले में लिख दिया अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल, यानी बेचने के लिए। अब एक कस्टमर आया मेरे पास एक्स, बोलता सर मुझे एक फोन चाहिए। उसने एक्सपीरिया देखा, बोले यार ये तो बहुत चमकदार लग रहा है। बोला सर ये चाहिए, कितने का है? मैंने कहा देख 10 दिन पहले खरीदा 25,000 रुपए का, पत्ते को 15 में दे दूंगा। बोला सर कोई डिस्काउंट? मैंने कहा 18 में ले ले। बोला सर डिस्काउंट नहीं चाहिए, 15 में दे दो। मैंने कहा ठीक है ले ले। पूछता था फोन कैसा है? मैंने कहा A1। बोला सर चलता है क्या? मैंने कहा फेंक के देख, तेज दौड़ेगा। बोला अच्छा। उसने उसके स्पेसिफिकेशन पूछे, मैंने सब बता दिया डिटेल में और उसकी तारीफ कर दी कि A1 फोन है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेटर क्वालिटी, बेस्ट है एकदम। वो बंदा हंसी खुशी मेरे को 15,000 रुपये दिया, मोबाइल ले गया। 2 महीने बाद मोबाइल का क्या हो गया, सुपड़ा साफ। वो सर्विस सेंटर भगा, सर्विस सेंटर वाले ने बोला भैया ये तो पहले ही मर चुका था, ये तो ओवर टाइम में जी रहा था, हमने जुगाड़ कर दी थी। अब बताओ एक्स को मेरे ऊपर गुस्सा आएगा, प्यार आएगा? गुस्सा आएगा। क्यों भैया? क्योंकि मैंने उससे चीजें छुपाई थी, मैंने उसको उस फोन का फुल डिस्क्लोजर नहीं दिया। अगर मैं उसे फोन के बारे में सारी चीजें बता देता, फुली डिस्क्लोज कर देता, तो क्या वो मेरे से फोन परचेस करता? नहीं करता। पर मैंने उसे फुल डिस्क्लोज नहीं किया, इस वजह से उसका लॉस हो गया। अब वो भी मुझे क्या करेगा, हार्म पहुंचाएगा, लॉस करेगा। मेरे बिजनेस के आगे खड़ा हो गया एक बोर्ड लेके कि आदमी चोर है, इसके साथ डीलिंग ना करें। तो मेरा बिजनेस क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। तो सिमिलरली बिजनेस में हमें सारी चीजों को डिस्क्लोज करना चाहिए, मतलब कोई भी फैक्ट को हाइड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज आती है, जनरली हम पढ़ चुके हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो रिलेवेंट होने चाहिए और रिलायबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रिलेवेंट और रिलायबल। क्लियर बात है? यानी कि जो इंफॉर्मेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो ट्रू हो, फेयर हो और कंप्लीट हो। क्या हो? ट्रू हो, फेयर हो और कंप्लीट हो। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्ट देंगे, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंस है, कितना प्रॉफिट हो रहा है,
तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो रिलायबल और रिलेवेंट होनी चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिवन है वो ट्रू हो, फेयर हो, कंप्लीट हो। इससे आउटसाइडर जो होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो हमारे बिजनेस पे ट्रस्ट करेंगे और हमारे बिजनेस में ज्यादा से पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर बात है? तो ध्यान देना, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो कैसे होने चाहिए, रिलेवेंट और रिलायबल, यानी कि इंफॉर्मेशन कैसी हो, ट्रू, फेयर और कंप्लीट, और हमें सारी चीजों को डिस्क्लोज करना चाहिए। और इसी प्रिंसिपल की वजह से हम लोग बैलेंस शीट के नीचे कैसे, ये बैलेंस शीट बनती है टी शेप में। अभी सिर्फ समझो कैसे बनने की बात की, और बैलेंस शीट बनती है टी शेप में। क्लियर बात है? ये बैलेंस शीट बन गई, इसकी यहां पे एक नोट डाल के रिकॉर्ड करते हैं कंटीजेंट असेट्स और कंटीजेंट लायबिलिटीज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वी रिकॉर्ड कंटीजेंट असेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज इन फुटनोट। इसको बोलते हैं फुटनोट। भैया बैलेंस शीट के नीचे नीचे क्या होते हैं, पैर होते हैं फुट, इसलिए इसको बोला गया फुटनोट। एग्जाम में क्वेश्चन आया, वी रिकॉर्ड कंटीजेंट असेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी इन फुटनोट ड्यू टू विच प्रिंसिपल, तो फुल डिस्क्लोजर। अब बात आती है, सर आपने बताया था बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड होती हैं, तो ये असेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई, ये फुटनोट में रिकॉर्ड क्यों नहीं है, और ये कौन सी असेट्स और लायबिलिटीज होती है? तो इसका डिस्क्लोजर, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज पढ़ेंगे, उस लेक्चर में इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बात है? अभी ध्यान दो, ड्यू टू फुल डिस्क्लोजर वी रिकॉर्ड कंटीजेंट असेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज इन फुटनोट। क्लियर बात है? चलिए ध्यान देंगे सभी लोग, वापस से बता रहा हूं मैं इसको। फुल डिस्क्लोजर बोलता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो रिलेवेंट और रिलायबल हो, यानी कि इंफॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, ट्रू, फेयर, कंप्लीट, जिससे इन्वेस्टर हमारे बिजनेस पे ट्रस्ट कर सके, रिलाई कर सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सके। और इसी प्रिंसिपल की वजह से वी रिकॉर्ड कंटीजेंट असेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी इन द फुटनोट ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर बात है? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा मटेरियलिटी। ध्यान देना, मटेरियलिटी जो है ना, ये बना है मटेरियल वर्ड से, और मटेरियल वर्ड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण। मटेरियलिटी वर्ड बना मटेरियल से, और मटेरियल का मतलब है इंपॉर्टेंट। ध्यान देना, यानी कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि बिजनेस में हर एक चीज को सेपरेटली रिकॉर्ड करने की नीड नहीं है, सिर्फ वही रिकॉर्ड करो जो इंपॉर्टेंट हो। ध्यान देना, फुल डिस्क्लोजर बोलता है सारी चीज रिकॉर्ड करो, और मटेरियलिटी बोलता है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज रिकॉर्ड करो, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फुल डिस्क्लोजर का अपोजिट क्या है, तो आंसर दिया ना मटेरियलिटी, और मटेरियलिटी का अपोजिट क्या है, तो आंसर दिया ना फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर बोलता है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज्ड, मटेरियलिटी बोलता है सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करो, रिकॉर्ड करो। बात यह आती है कि सर अगर मैं फुल डिस्क्लोजर फॉलो करता हूं तो मटेरियलिटी बुरा मानता है, मटेरियलिटी को फॉलो करते हैं तो फुल डिस्क्लोजर बुरा मानता है, तो हम करें तो करें क्या, हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो भैया ऐसा काम करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्लियर बात है? कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। भैया एक पर्सन है मिस नैन्सी, जिनका ज्वेलरी का बिजनेस है। क्लियर बात है? और जिनका टर्नओवर है 1000 करोड़। मिस नैन्सी का ज्वेलरी का बिजनेस है, उनका टर्नओवर कितना है, 1000 करोड़। यानी कि बिजनेस छोटा है कि बड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेस है। क्लियर बात है? इनका एक अकाउंटेंट है, इनका एक अकाउंटेंट। उस अकाउंटेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। कैसे बनाते हैं अभी सिर्फ समझो, टी शेप में, इस साइड एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, इस साइड इनकम। ऐसा क्यों होता है वो बात की बात है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, इधर एक्सपेंस इधर इनकम। यहाँ पे एक्सपेंसेस सारे करोड़ों में, लाखों में, इनकम भी करोड़ों में, लाखों में शो हो रही है। एक दिन क्या हुआ, जो अकाउंटेंट था उसके पास पेन खत्म हो गया, तो वो नैन्सी जी के पास जाता है। नैन्सी जी बोलते हैं, नैन्सी जी 10 रुपए दे दो, मुझे पेन लेके आना है। और वो पेन लेके आ गया। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस हो गया, तो यहाँ पे दिखा देता है पेन का खर्चा 10 रुपए। उसे चाय पीनी थी, नैन्सी जी के पास गया, 10 रुपए मांगे, चाय पिया है, तो यहाँ पे खर्चा दिखा दिया टी 10 रुपए। पेंसिल लेके आए, 2 रुपए दिखा दिए पेंसिल पे। अब बताओ
ऐसा बिजनेस जहां पे सारे ट्रांजैक्शन करोड़ों में दिखा रहे हैं, करोड़ों में शो हो रहे हैं, लाखों में शो हो रहे हैं, वहां पे 10-10 रुपए, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए दिखाएंगे, चिंदीगिरी कर रहे हैं, तो बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अरे भैया, बिजनेस की जो इज्जत है ना, उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, बिजनेस की जो गुडविल है वो तबाह हो जाएगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा, माहौल बन जाएगा। यानी कि मुझे बताओ, जहां पे करोड़ों लाखों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वहां पर ये 5-5, 10-10, 2-2 रुपए के ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट थे क्या? तो आंसर आएगा नहीं। यानी कि इनको रिकॉर्ड करने की नीड है क्या? नहीं थी, क्योंकि इनको रिकॉर्ड करने की वजह से बिजनेस की रेपुटेशन डाउन हो रही है, बिजनेस की गुडविल तबाह हो रही है, सुपड़ा साफ हो रहा है, तो इनको रिकॉर्ड करने की नीड नहीं थी। तो रिकॉर्ड नहीं करे क्या? मत करो। अरे सर, फुल डिस्क्लोजर बुरा मान जाएगा। हाँ यार, ये दिक्कत तो है। अगर मैं इनको रिकॉर्ड नहीं करता तो फुल डिस्क्लोजर वायलेट हो जाएगा। फुल डिस्क्लोजर बोलता है सारी चीज रिकॉर्ड करो, मटेरियल बोलता है इंपॉर्टेंट चीज रिकॉर्ड करो। तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, हम एक अलग से ग्रुप बना देते हैं। उस ग्रुप में लिख देंगे सन्ड्रीज एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस, और साल भर के जितने भी खर्चे होंगे, 2-2 रुपए, 10-10 रुपए, 5-5 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, तो उनको साल भर अलग से रिकॉर्ड करते जाएंगे और ईयर एंड पे उसको यहाँ पे दिखा देंगे। तो हो सकता है शायद इसमें लाख रुपए के समथिंग अमाउंट आ जाए, तो वो ज्यादा बेटर लगेगा, या एक एक 2-2 रुपए रिकॉर्ड करना बेटर लगेगा? वो ज्यादा बेटर लगेगा, जहां पे अपन इकट्ठा अमाउंट लिखेंगे। तो ध्यान देना, फुल डिस्क्लोज बोलता है सारी चीजें सेपरेटली डिस्क्लोज करो, मटेरियल बोलता है इंपॉर्टेंट चीजें रिकॉर्ड करो। तो हर छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड करने की नीड नहीं है। हम उनके लिए अलग से ग्रुप बना सकते हैं, लाइक ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्रीज एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। क्लियर बात है? तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, और लास्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी। लास्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का सिंपल सा वर्ड मतलब है रेगुलरिटी। अरे भैया, आप रेगुलर पढ़ाई करोगे, रेगुलर होमवर्क करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट क्या होगा? पास। तो बिजनेस में भी जो पॉलिसीज हम अडॉप्ट करते हैं वो ईयर टू ईयर क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। इससे आउटसाइडर लोगों को हमारे ऊपर क्या होगा? ट्रस्ट होगा, और ट्रस्ट होगा तो हमारे बिजनेस में क्या करेंगे? पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हमारा बिजनेस क्या करेगा? ग्रो करेगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करती है इस पर्टिकुलर मेथड से ईयर टू ईयर, ड्यू टू विच प्रिंसिपल? कंसिस्टेंसी। अरे भैया, एक ही मेथड फॉलो कर रही है वो ईयर टू ईयर, यानी कि उसकी पॉलिसी क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर बात है? तो ये कौन सा प्रिंसिपल? कंसिस्टेंसी। बोले सर, पॉलिसी फिर कभी चेंज ही नहीं होगी, इसका मतलब? नहीं, हो सकती है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो जाएं या लॉ हमें बाउंड कर दे, तो उन केसेस में पॉलिसीज चेंज हो सकती है। पर जनरली बिजनेस की जो पॉलिसी जो वो ईयर टू ईयर क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। इससे आउटसाइडर इन्वेस्टर को हमारे ऊपर ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा, वो ज्यादा से हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि बिजनेस की पॉलिसी जनरली क्या होनी चाहिए ईयर टू ईयर? आंसर कांस्टेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, सपोज करो एक्स मेथड से ईयर टू ईयर, तो क्या फॉलो कर रही है? कंसिस्टेंसी। क्लियर बात है? पर पॉलिसीज चेंज हो सकती है एक्सेप्शनल केसेस में, या फिर लॉ कोई ऑर्डर पास कर दे तो उसके थ्रू हम लोग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। क्लियर बात है? तो ध्यान देंगे, आज हमने जो रिमेनिंग प्रिंसिपल थे उनको कंप्लीट किया। पहले वाले लेक्चर में हमने रिमेनिंग पर कुछ पढ़े थे 7, बाकी के रिमेनिंग हमने कंप्लीट किए। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल में या बेसिक में अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, जो कि मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, उनकी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, इसका बेनिफिट हम मैक्सिमम स्टूडेंट को दे सकें। क्लियर बात है? तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।